नमस्कार साथियों, आपका एग्ज़ाम डे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले 3 मार्क्स की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें नाभिकीय ऊर्जा तक कर लिया था। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कोयला। कोयला जिसे कि इंग्लिश में कोल कहते हैं। कोल है यानी जो कोयला है, इसमें हम 3 मार्क्स में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 3 मार्क्स में हमें 3 लाइन लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परतदार चट्टानों में पाया जाने वाला एक तरह का यह आधात्विक खनिज है। ठीक है, यानी कि यह परती रूप में मिलता है। ठीक है, और इससे हम ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत दोनों की आपूर्ति करते हैं। साथ में इसका ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और ये पॉइंट लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का प्रमुख स्रोत या आधार कोयला ही था। वर्तमान में ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका प्रमुख स्थान है। ठीक है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट। बॉक्साइट बॉक्साइट क्या है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, यह बहुत हल्की धातु है। बहुत हल्की धातु होने के कारण इसका उपयोग हवाई जहाज, मशीन निर्माण, बिजली के तार एवं घरेलू बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद डेट्राइट। डेट्राइट ठीक है, डेट्राइट है, यह एक अमेरिका का एक महानगर है। ये वहाँ पर बहने वाली एक नदी भी है जिसका नाम भी डेट्राइट है। बहने वाली नदी के नाम पर इस शहर का नाम डेट्राइट पड़ा है। ठीक है, यह जो शहर है प्रमुखतः मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के वे सभी स्थान जो मोटर निर्माण करते हैं इसी रूप व नाम से जाने जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पीथमपुर भारत का डेट्राइट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो पीथमपुर है उसे भारत का डेट्राइट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ठीक है, तो मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर है, यह इंग्लैंड का एक प्रमुख क्या है, महानगर है, जहाँ पर कपड़ा उद्योग बहुत अधिक फेमस है। ठीक है, तो कपड़ा उद्योग अधिक लगा होने के कारण और अधिक प्रसिद्धि के कारण इसे मतलब इसे भारत का इस भारत में भी इसका उपाधि दी गई है। जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। दरअसल मैनचेस्टर को उपमा दी गई है। ठीक है, कि भारत का मैनचेस्टर क्या क्या होगा, अहमदाबाद होगा। तो वहाँ पे अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग अधिक लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फूड लूज उद्योग। फूड लूज उद्योग क्या कहलाता है? यह वह उद्योग है जहाँ पर कच्चा माल है ना, जो कच्चा माल है उसकी ये नहीं कि जहाँ पे कच्चा माल होता है वहीं पर उद्योग लगाया जाए। मतलब फूड उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, इसे किसी अन्य स्थान से भी कच्चे माल की पूर्ति की जा सकती है। मतलब कहीं से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। ये ऐसा उद्योग होता है इसको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद स्वेज नहर। स्वेज नहर यह लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर का जो निर्माण हुआ था 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड की देखरेख में संपन्न हुआ था। इसकी जो लंबाई है 100 किलोमीटर लंबी है, 48 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वेज नहर है ना किन दो सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसका अगला क्वेश्चन है पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ पे है? पनामा नहर जो है इसका निर्माण 1914 में हुआ था। ठीक है, यह मानव निर्मित एक जल मार्ग है जो पनामा नामक देश में स्थित है। प्रशांत महासागर और यह अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, इसकी लंबाई 77 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसी से आप 3-3 पॉइंट निकालने का कोशिश करिएगा। इसमें कुछ भी आपको घटाना बढ़ाने की कोशिश नहीं है कि आपको ज़्यादा इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, कील नहर। कील नहर है, अब इस नहर का निर्माण 1948 में हुआ था।
है ना। मतलब 1948 नहीं, मतलब सॉरी, इसका मतलब हाँ यही कहेंगे कि 1948 में इसका निर्माण हुआ था, क्योंकि इसके पहले इस नहर को केसर विल्हेम नहर के नाम से जाना जाता था। यह कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ठीक है, कील नहर सबसे व्यस्त है, सबसे व्यस्त नहर है। कहते हैं ना कि सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, विश्व की सबसे व्यस्त नहर और कौन सी है, तो कील नहर है। ठीक है, इसकी लंबाई है 98 किलोमीटर लंबी। ठीक है, और इसका जो सागर को जोड़ती है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद खनिज, खनिज क्या कहलाते हैं? तो पृथ्वी पर पृष्ठभाग व आंतरिक भाग में उपस्थित वे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं तथा उनकी भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के ऊपरी भाग या फिर आंतरिक भाग में जो भी पदार्थ मिलते हैं वो एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उनकी भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, इसके बाद खनन क्या कहलाता है? खनन, तो पृथ्वी की गर्भ में स्थित खनिज पदार्थों को निकाले जाने की प्रक्रिया खनन या उत्खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? खनन या उत्खनन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद खुली खान, खुली खान क्या कहलाती है? खुली खान वो खान कहलाती है जिसे हम कम गहराई पर प्राप्त खनिजों को भंडार को खुली खदान या खान कहा जाता है, जिसे मतलब हम कम गहराई पर या ऊपरी सतह पर खनिजों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें खुली खदान कहा जाता है। अयस्क, अयस्क क्या कहलाते हैं? उन शैलों या चट्टानों को अयस्क कहा जाता है जिनमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अयस्कों के शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अलौह धातु, अलौह धातु जिनमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते हैं वो अलौह धातु कहलाते हैं। एक बार इनको रीड कर लेते हैं कि वे धातुएं जिनमें लोह तत्व की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, जैसे कैडमियम और पारा। बिरल धातु, बिरल धातु क्या कहलाती है? बे अणुशक्ति से संबंधित धातु है तथा धरातल पर काफ़ी विख्यात रूप में मिलती है। यूरेनियम, थोरियम, लिथियम आदि। इनमें नाभिकीय क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब बिरल धातु है, ये सभी जगह नहीं मिलती हैं, लेकिन ये बहुत अधिक विख्यात होती धातुएं होती हैं और महंगी धातुएं होती हैं। ये किसी विशेष स्थान पर ही मिलती हैं। ऐसी धातुओं को बिरल धातु कहा जाता है। इसका वजह भूद्रव्य खनिज, भूद्रव्य खनिज क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के वे खनिज जो द्रव से संबंध रखते हैं या द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे जिप्सम, नमक, गंधक, अभ्रक, कंकड़, बालू एवं अन्य पदार्थ। ठीक है, जो द्रव से संबंध रखते हैं या द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, लौह अयस्क, लौह अयस्क आग्नेय या कांतरिक चट्टानों से प्राप्त होता है। प्रकृति पर प्राप्त कठोरतम पदार्थों में से एक है। ठीक है, इसके जो प्रमुख अयस्क हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेट, सीडेट राइट। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इसके 3 अयस्क होते हैं, 4 अयस्क होते हैं। ये नाम है कैंतरिक एवं आग्नेय चट्टानों में ये मिलता है। ठीक है, इसके बाद मैग्नीज के बारे में जानते हैं। मैग्नीज ये भी एक लौहयुक्त खनिज होता है। 95% भाग धात्विक उद्योगों में मैग्नीज का उपयोग होता है। इसका जो उपयोग होता है प्रमुख रूप से स्टील का निर्माण करने में होता है। भारत में उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन तांबा, तांबा के बारे में हम कल जाना था। ठीक है, तांबा के बारे में हम कल क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके पिछले लेक्चर में कर चुके हैं तांबा क्या होता है।
ठीक है, कि इसमें चालकता बहुत अधिक होती है, अगाध वर्धनीयता में तन्यता भी अधिक होती है। ठीक है, और तांबा क्या होता है, सिंबल क्या होता है वो लिख सकते हैं कि Cu होता है। ठीक है, और इसमें अन्य धातुओं के साथ मिलाकर एक नया धातु भी बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा और यमुना दोआब, गंगा और यमुना दोआब क्या कहलाता है। तो गंगा और यमुना दोआब के बारे में लिखना है 3 मार्क्स में। तो लिखेंगे कि दोआब क्या कहलाता है, पहले लिखेंगे कि दो नदियों की जो भूमि होती है वो दोआब कहलाती है। इसका विस्तार लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से लेकर इलाहाबाद में इन दो नदियों के संगम स्थल तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद जस्ता, जस्ता आप लिख देंगे, इसका सिंबल क्या होता है, Zn होता है। ठीक है, जिंक एक तरह का क्या है, रासायनिक तत्व है, और संक्रमण धातु समूह से इसका अपना संबंध रखता है। रासायनिक दृष्टि से इसके गुण मैग्नीशियम से मिलते हैं। इसका जो उपयोग होता है प्रमुख रूप से कांसा निर्माण में होता है, लोहा जैसे होते हैं उसमें जंग लगने से बचाने के लिए, यानी कि गैल्वेनीकरण बोलते हैं जिसको, है ना। इसके बाद बैटरी उद्योग में इसका उपयोग होता है, तो इसका उपयोग भी लिख दिएगा, सिंबल लिखिएगा, और एक मिलता जुलता इसकी क्वालिटी लिखिएगा। इसके बाद शीशा, शीशा के बारे में जानते हो, एक खदान बहुत फेमस खदान है जो है उदयपुर जिले के जावर खान है, उदयपुर जिले की जावर खदान है, बहुत शीशा के लिए प्रसिद्ध खदान है भारत की। ठीक है, इसके बारे में लिखना जानते हैं, इसका गैलेना, गैलेना इसका प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है, ये किस प्रकार की चट्टानों मिलता है, चूना पत्थर एवं अन्य परतदार चट्टानों की खानों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद टिन, टिन क्या है, टिन का प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका डिब्बा, मोटर गाड़ी, वायुयान, विद्युत उद्योग में किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रमुख स्रोत क्या है, रागा पत्थर है, जिसे सीटेराइट कहा जाता है। ठीक है, टिन का जो स्रोत है रागा पत्थर है, रागा पत्थर याद रखिएगा, टिन का जो प्रमुख स्रोत है रागा पत्थर है। ठीक है, टिन का जो सिंबल होता है, यानी कि जो प्रतीक होते हैं वो लिख दीजिएगा कि टिन का ये प्रतीक होता है। ठीक है, निकिल, इस भी इसका प्रतीक लिख सकते हैं, किसका निकल का प्रतीक क्या होता है, Ni होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है, जो ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली एवं कुलागाड़ी क्षेत्र इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यूराल क्षेत्र भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यानी कि क्रोड, ठीक है, क्रोड का 10% हिस्सा निकिल धातु से बना हुआ है। यह एक तरह से मतलब चांदी की तरह कठोर और चांदी जैसी धातु होती है ना, चांदी की तरह कठोर होती है और उसी की तरह यह धातु होती है। इसके बाद हीरा, हीरा के बारे में बहुत अच्छे लिख सकते हैं कि हीरा के लिए क्या है, पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, और यह किम्बरलाइट, यह अग्नेय शैलों के पत्थर चट्टानों में पत्थर किम्बरलाइट रेसे के रूप में फैला हुआ मिलता है, किम्बरलाइट में रेसे के रूप में पाएंगे। ठीक है, पत्थर के किम्बरलाइट जो होता है ना, किम्बरलाइट पत्थर होता है उसमें रेसे के रूप में फैला मिलता है। और ये बता देना है कि इसकी पॉलिशिंग कहाँ होती है, भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो इसका पन्ना जिला है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसकी कटाई कहाँ होती है, तो आप लिख दीजिएगा जोहान्सबर्ग, सूरत, जयपुर, न्यूयॉर्क जैसे नगरों में इसकी कटाई या पॉलिशिंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद सोना, सोना के बारे में लिख सकते हैं कि सोना क्या है, एक बहुमूल्य धातु है जो आभूषण बनाने में इसका उपयोग सर्वाधिक रूप में किया जाता है। ठीक है, स्वर्ण क्या होता है, अत्यधिक चमकदार और मूल्यवान धातु होती है, केवल एक स्थिर समस्थानिक प्राप्त होता है इसका। और भी लिख सकते हैं, सोना का क्या हो जाता है, इसको अर्जेंटेनम बोलते हैं, देख लीजिए क्या बोलते हैं इसको, सोना का सिंबल क्या होता है, Ag शायद होता है, आप इसको चेक करिएगा, है ना, या फिर हमें बताइएगा कि सोना का सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो 3 बातें हैं वो इसमें लिखिएगा। इसके बाद चांदी,
चांदी के बारे में बताइएगा कि यह भी एक उत्कृष्ट धातु होती है। इसका सिंबल क्या होता है, AU होता है कि AG होता है, ये आप कंफर्म करिएगा। ठीक है। जो विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है, ठीक है, ये इसमें मतलब विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसका भी उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, साथ में बर्तन बनाने में कहते हैं इसका उपयोग। ठीक है। चांदी का उपयोग इसके बाद मुख्य रूप से मैक्सिको में जो पाया जाता है, यानी कि चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में यदि कहाँ होता है तो मैक्सिको में होता है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है तो कर्नाटक में होता है। चांदी का उपयोग मेडिकल क्षेत्र में भी किया जाता है। ठीक है। और भी देखिएगा चांदी के उपयोग क्या क्या होते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें 2 उपयोग लिखना है और 2 इसकी बातें लिखना है कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है और चांदी का सिंबल लिखना है। ठीक है। आता है बायोगैस। बायोगैस का आप जानते होंगे कि ये मवेशियों की गोबर से जिस गैस का निर्माण किया जाता है बायोगैस कहलाता है। ठीक है। इसका और इसमें क्या होता है, मीथेन गैस, है ना। इसमें मीथेन गैस भी, इसको मीथेन, इसका रासायनिक नाम क्या है, मीथेन है। ठीक है। इसका है बायोमास। बायोमास क्या कहलाता है, देखो बायोगैस और बायोमास में अंतर है। बायोगैस में क्या होता है, मवेशियों के गोबर के द्वारा गैस उत्पन्न की जाती है। बायोमास में होता है कि कूड़ा करकट और पादप की जो होती है ना, पत्तियाँ वगैरह से, इसका कूड़े कचड़े से, यानी कह सकते हैं कि बिजली गैस का उत्पादन होता है, तो उसे बायोमास कहा जाता है। ठीक है। ये अंतर हो गया। इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेने का कि ये क्या क्या लिखा है कि पादप, एंजाइम, जीवाणु आदि ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है। इससे उत्पन्न किया जाता है, वही बात लिखी हुई है इसमें। ठीक है। फिर जैव ईंधन। जैव ईंधन क्या होता है, जैव ईंधन ये होता है कि जो पौधों के द्वारा ईंधन प्राप्त किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा जेट्रोफा का, है ना। जेट्रोफा का जो जिसे कहते हैं कि तेल का पौधा कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि उस पौधे का रस निकाल के और जो वर्तमान में डीजल और पेट्रोल मिलता है ना, उसमें मिलाकर उसका उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। इसमें देख लीजिएगा और कौन कौन है, जैसे महुआ हो गया, करंजा हो गया, कुसुम हो गया, सिमरोबा हो गया, साल हो गया, पीलू हो गया, जेट्रोफा हो गया। ये देखो आदि के बीजों से तेल निकाला जाता है। ठीक है। ये वनस्पतिक तेल कहलाता है। इसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम एथेनॉल। ठीक है। इसके बाद गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा वो ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है। जो कभी समाप्त नहीं होते हैं या फिर उनका उपयोग करने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद दूसरा दोबारा उपयोग में लाए जा सकते हैं, है ना। यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्रोत होते हैं, है ना। अच्छे ऊर्जा इस बार पढ़ लीजिएगा, इसमें बातें क्या लिखी हैं, मैं समझाने के थ्रू बता रहा हूँ अपनी भाषा में कि आप इसकी मेन बात को पकड़ लीजिए। ठीक है। इसके बाद आप सब बनाने वाली बात है कि शब्दावली की बात है, तो आप खुद की शब्दावली यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि अक्षय ऊर्जा, इसके मतलब इसका नाम एक और मिलेगा आपको, अक्षय ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनकी मात्रा वातावरण में असामान्य है ना। यह एक ओर जहाँ स्वच्छ पर्यावरण की साधक हैं, वहीं धारणीय समावेशी विकास के अनुकूल भी हैं। तो ये लिख दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है परंपरागत ऊर्जा। मतलब परंपरागत ऊर्जा है कि जो प्रकृति ने में तो उपलब्ध कराए हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यानी कि एक बार उपयोग तो हो सकता है, लेकिन उसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है। तो वो कहलाते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है। तो इसमें पढ़िएगा क्या लिखा है कि परंपरा से मानव जीवन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते आ रहा है और ऊर्जा के वो स्रोत जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, है ना। ऊर्जा के वे स्रोत जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, लेकिन भंडारण की निश्चित है और पर्यावरण संकट के कारण इनका उपयोग प्रकृति एवं मानव दोनों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो मतलब वही भाषा लिखी हुई है कि भाषा से चेंज किया है, लेकिन अपनी भाषा में आप खुद लिखना प्रयत्न करिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, ये क्या है भैया, ये उन्नत चूल्हा कार्यक्रम क्या है, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम कब के प्रारंभ किया गया था, तो केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे 1983 में शुरू किया गया था, है ना। जिसका उद्देश्य क्या था, उन्नत चूल्हों का बढ़ावा देना था, क्योंकि परंपरागत चूल्हों की 8 से 10% ताप कुशलता की अपेक्षा उन्नत चूल्हों की न्यूनतम ताप कुशलता 20 से 25% होती थी। इस कारण से ये चूल्हा कार्यक्रम चलाया गया था, जो अभी नहीं 1983 में चलाया गया था। ठीक है। इसके बाद चावल, चावल के बारे में बात करते हैं। चावल जो है ग्रैमीनी कुल की एक उष्णकटिबंधीय फसल है। मतलब किस कुल से संबंध रखती है, तो ग्रैमीनी कुल से संबंध रखती है। ठीक है। भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और सर्वाधिक क्षेत्र में इसकी बुवाई की जाती है ना। यानी कि लगभग 23% क्षेत्र में इसकी बुवाई होती है और और इसके उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान किसका रखता है, कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है। गेहूँ, गेहूँ भी की ग्रैमीनी कुल का सदस्य है, लेकिन इसकी बुवाई क्या होती है,
चावल की अपेक्षा कम क्षेत्र में होती है, ठीक है। यानी कि कितनी कृषि योग्य जो भूमि है उसके 10% भाग पर ये बोया जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद ये हरित क्रांति जो हुई थी, कब हुई थी ये भी बताइएगा, मेंशन कर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन है हमको आपको दे पाते हैं तो आप कमेंट भी नहीं करते हैं। तो आप बताइएगा कि कब इसमें हरित क्रांति हुई थी, ठीक है। ऑप्शन आप ले लीजिएगा 60, 61, 62, 63, 64 कब हुआ था, ठीक है। और इसके बाद ये मतलब यही इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, आज हमने रखे थे। आज हमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रखे थे, कमेंट के थ्रू रखा गया था कि सर आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, ठीक है। तो हमने सोचा कि मतलब चलो ठीक है इनकी संख्या बढ़ाते हैं। आपको पसंद आ रहा है, आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ कि हम लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्वेश्चनों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। कल से क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और और हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको मेंस में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं तो एनसीईआरटी बुकों से ही बनते हैं, ठीक है। और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि 50% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी देने वाली है। तो आप उसको बिल्कुल स्किप ना करिएगा, उसको बिल्कुल पी लीजिएगा। 6 से यदि 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आप कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में रुकेंगे नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, यहीं तक था आपका अपना वीडियो। अब यदि आपको चैनल में किसी प्रकार का और भी तरह की तैयारी चाहते हैं तो आप बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।